Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें ये आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं आज. I'll give you a brief about it so that you have an understanding and idea कि आज आप जो अपना टाइम लगाओगे 25 से 30 मिनट उसमें आप क्या क्या कवर करोगे. ठीक है, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. You can share it with your friends also. Let others know about it, है ना? So that they also get benefit out of it and they do subscribe the channel also. जब भी चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आप ही को फ़ायदा होगा क्योंकि जब कोई एक वो टेंशन होती है ना कि वीडियो कब पब्लिश होगी या ये या वो, तो वो आना नहीं पड़ेगा आपको. आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि अच्छा लेक्चर पब्लिश हो गया है तो देख लो, है ना. तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. और मैं आपको एक अपनी अटेंडेंस आई होप सब मार्क कर ही देते हैं बाय लाइकिंग द लेक्चर. जो नहीं करते हैं गाइस प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो. फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर. एंड लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल्स. टेलीमानस के बारे में पढ़ेंगे. क्या है, वाई इट इज़ इन न्यूज़. प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी. जब आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग बात करते हो, जब आप हेल्थ डोमेन को लेके बात करते हो तो वहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हो. स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 जीएस पेपर 2 से लिंक करती है. H5N2 तो ये क्या है आपके आई एम सॉरी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किन स्टेट्स को दिया गया है, किसे दिया जाता है, क्यों न्यूज़ में है, क्या कॉन्टेक्स्ट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम से काफ़ी स्टेटमेंट्स बन सकती है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस क्राइटेरिया पे दिया जाता है. यहाँ से सवाल भी उठ सकता है. कोएलिशन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया. अभी करंटली जो इलेक्शंस चल रहे हैं, जो हुए हैं बेसिकली, उसके बाद जब हम बात करते हैं कि अब सरकार बनेगी और एक अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं. हम एक हिस्ट्री में जाएंगे. क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि आज से पहले भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है, राइट, अलायंसेस संगठन हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे और किस तरीके से चलती हैं, वो सारी बातें हम करेंगे. टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम हिस्ट्री, बेसिकली फ्रॉम द पास्ट यू कैन से, कि उससे पहले अभी जो सरकारें बनी हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, तब क्या मेजर रिफॉर्म्स उन्होंने लिए. ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल. एक MOU साइन हुआ है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ये जो कोलैबोरेशन, बेसिकली ये जो MOU साइन हुआ है, ये किस लिए हुआ है, ताकि दोनों मिनिस्ट्रीज जो है वो कोलैबोरेट कर सकें इन ऑपरेटिंग अ स्पेशल सेल ऑफ टेलीमानस, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. सो उसके लिए, इस प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए यू आर हैविंग स्पेशल सेल. तो दोनों मिनिस्ट्रीज जो हैं दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट MOU टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन इन ऑपरेटिंग द स्पेशल सेल. टेलीमानस फुल फॉर्म क्या है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स. 2022 में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया. इसके चलते ऑल ओवर द कंट्री फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, राउंड द क्लॉक 24/7 दी जाती हैं. जो लोग रिमोट एरियाज में हैं, अंडर सर्व्ड एरियाज में हैं, पर्टिकुलरली उनको. तो ये जो है, ये 2 टीयर सिस्टम में इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड. एक है टीयर 1 जिसके अंदर इट कंप्राइजेज स्टेट टेलीमानस सेल्स जिसमें ट्रेंड काउंसलर्स रहेंगे, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट रहेंगे. टीयर 2 दैट विल कंप्राइज स्पेशलिस्ट एट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेडिकल कॉलेज रिसोर्सेज फॉर फिजिकल कंसल्टेशन और ई-संजीवनी फॉर वीडियो विजुअल कंसल्टेशन. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि टीयर 1 के अंदर तो इट विल कंसिस्ट ऑफ स्टेट लेवल टेलीमानस सेल्स, और ये जो सेल्स होंगे दे आर स्टाफ्ड विद ट्रेन्ड काउंसलर्स होंगे, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होंगे जो इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. टीयर 2 इट इन्वॉल्व्स मोर स्पेशलाइज्ड केयर. स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और मेडिकल कॉलेजेस वो अवेलेबल होंगे. फिजिकल कंसल्टेशंस अरेंज कराई जाएंगी. ऑडियो विजुअल कंसल्टेशंस के लिए ई-संजीवनी
एक ऑनलाइन टेलीमेडिसिन सर्विस है जिसे यूज किया जाएगा, राइट। तो एक नेशन वाइड प्रोग्राम है फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। करंटली अभी 51 टेली मानस सेंटर्स हैं जो अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूटीज काम कर रहे हैं, और ये जो सर्विसेज देते हैं वो देते हैं 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। एक टोल फ्री नंबर दे दिया, जैसे लगा लो 14416, जस्ट 14416, ठीक है जी। तो इस पे आप डायल करो और 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर सर्विसेज ऑफर हो रही हैं। टोल फ्री नंबर है जो कि अवेलेबल है, और जब एक ये बेसिकली टोल फ्री नंबर्स हैं, तो जब कोई भी कॉल करता है हेल्पलाइन को तो इट यूजेस IVRS, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। मतलब इनिशियल इंटरैक्शन जो होती है दैट इज ऑटोमेटेड, सो द सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉल्स बैक द कॉलर। आफ्टर द ऑटोमेटेड कॉल बैक a trained counselor speaks with the caller. So जो काउंसलर है दे असेसेस, अच्छा क्या कॉलर की रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन देयर नीड्स काउंसलर या तो प्रोवाइड करते हैं द रिक्वायर्ड हेल्प या फिर रेफर करते हैं द कॉलर, अच्छा एक फर्दर असिस्टेंस के लिए एक स्पेशलिस्ट को रेफर कर देते हैं वो। तो इस तरीके से हेल्प होती है। सो इफ अ कॉलर नीड्स मोर एडवांस्ड हेल्प तो देयर कॉल विल बी टेकन ओवर बाय द मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकाइट्रिक सोशल वर्कर हो सकते हैं, साइकाइट्रिक नर्स, साइकाइट्रिस्ट। सो बेसिकली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट द स्पेशलिस्ट हैंडल द नीड ऑफ द कॉलर, राइट। एंड फोन कॉल के थ्रू वीडियो बेस्ड ऑप्शंस भी अवेलेबल है, राइट। और अगर होता है ना कभी कभी कि किसी पर्सन को एक इमीडिएट इन पर्सन हेल्प चाहिए तो तब भी नियरेस्ट इन पर्सन सर्विसेज जो है वो रेफर कर दी जाती हैं। तो फिजिकल कंसल्टेशन सेंटर्स होंगे, मतलब यस दे कैन बी योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सेंटर्स, टर्शरी केयर सेंटर्स, ये सारे सेंटर्स जो हैं दे आर इनटू इट, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया है। दी सेंटर्स विल रेंज फ्रॉम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स टू टर्शरी केयर सेंटर्स एज अ पार्ट ऑफ DMHP। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट किसकी है वो पूछेंगे, यूनेस्को। ग्लोबल ओशंस का करंट स्टेट क्या चल रहा है उसकी क्रूशियल इंसाइट ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, एम्फसाइजिंग क्या क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज चैलेंजेस पोज कर रहे हैं उसको देखते हुए ये रिपोर्ट आई, और ये एम्फसाइज कर रही है कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके ओशन के ऊपर। तो ये यूनेस्को की रिपोर्ट है, यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट, दैट इज इनिशिएटेड बाय इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन IOC यूनेस्को ड्यूरिंग 2022 यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस। Serves as an accessible overview of ocean's current status। 2022 यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान ये रिपोर्ट इट वाज स्टार्टेड, एंड ओशन की हेल्थ और ओशन की स्टेटस उसका एक इजी समरी हो गया ना, इजी टू अंडरस्टैंड समरी, वो डिजाइन होती है यहाँ पर। ये रिपोर्ट हेल्प्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस फॉर UN डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021-2030 तक। इट सपोर्ट्स द मॉनिटरिंग ऑफ इट, क्या एक्शंस हमें लेने चाहिए टुवर्ड्स अचीविंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द ओशंस, ये सब कुछ जो है it aims to encourage. The first report in 2022, it included contributions from 100 marine science experts, जिसके अंदर ओशन एसिडिफिकेशन, पॉल्यूशन, सुनामी वार्निंग, ये सब कुछ इंक्लूड किया गया। हर साल ये रिपोर्ट 8 जून को रिलीज होती है, क्योंकि 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे होता है। हर एक एडिशन जो है वो अलाइन करता है विद द आउटकम्स ऑफ UN डेकेड ऑफ UN ओशन डेकेड, जिसका ओवरऑल मकसद यही है टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ओशन। ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या कहती है? पहले तो यही कह रही है कि ओशन वार्मिंग हो रही है। जो टॉप 2000 मीटर है ऑफ द ओशंस, दे आर सिग्निफिकेंटली गेटिंग वार्मर, और वार्मिंग रेट हैज डबल्ड फ्रॉम 0.32 watts per square meter between 1960 and 2023 to 0.66 watt per square meter in the last 2 decades, पिछले 20 सालों में।
ओशंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं अबाउट 90% ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी, एक्स्ट्रा हीट। और ये एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, लेस ऑक्सीजन होता है फिर पानी में, जो कि मेराइन लाइफ के लिए हार्मफुल है। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन इकोनॉमी दैट आर रिलाइंग ऑन दीज इकोसिस्टम्स। तो ये दिक्कतें आती हैं। ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिटी इज इंक्रीजिंग। ओशन एसिडिफिकेशन ये लगा लीजिए आप, सिंपल बताऊं तो। पीएच लेवल इज ड्रॉपिंग, सी लेवल बढ़ रहा है स्टेडली सिंस 1993। तो बहुत जरूरी है कि दैट यू हैव बेटर मॉनिटरिंग टू ट्रैक दीज चेंजेस। There is a growing interest in technologies to remove carbon dioxide from the oceans. लेकिन the ecological impact, the effectiveness of these technologies still remain uncertain. वो अभी आपको पता नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, but still there is a need to get those potential effects. Success are not yet clear. Simple बोलूँ तो। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। Recently, the first ever human case of H5N2 has been reported Mexico City के अंदर। एक 59-year-old man जो कि who died from the infection। H5N2 पढ़ते हैं बर्ड फ्लू के बारे में, एवियन फ्लू भी बोलते हैं। एक इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है। कैसे होती है? बाय एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। Poultry farms and some wild birds say, and from poultry farms as in through among the poultry it mainly affects and spreads। फिर ये जैसे वाइल्ड बर्ड से ये फ्लू वायरस जंप करता है टू दी पोल्ट्री फार्म्स, तेजी से भागता है। बेसिकली इट जम्प्स इनटू एंड इट क्विकली इवॉल्व्स इनटू अ हाईली पैथोजेनिक फ्लू वायरस, जो कि एक लार्जर वेव ऑफ इलनेस और डेथ लेके आता है बर्ड्स के अंदर। ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो विद द इन्फेक्टेड बर्ड या फिर ऐसे कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट के साथ। H5N2 जो है वो एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं बेस्ड ऑन द प्रोटीन्स ऑन देयर सरफेस, वो कैटेगराइज होते हैं। कुछ 18 कैटेगरीज होती है। आपको इतनी डेप्थ में नहीं जाना है, साइंस नहीं करनी है, डॉक्टर नहीं बनना है। H5N2 पहली बार इट हैज बीन रिपोर्टेड इन पोल्ट्री इन मैक्सिको। क्या रीजन है इसके पीछे, बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ इट H5N2? देखो, स्पेसिफिक रीजंस कि इतना आउटब्रेक होता है ऑफ H5N2 वो अभी दे आर नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड। लेकिन माइग्रेटरी बर्ड पैटर्न्स के ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंटरैक्शन। जैसे कोई माइग्रेटरी बर्ड है, उसका इंटरेक्शन हुआ विद द डोमेस्टिक बर्ड, और किसी को अगर ऐसे इन्फेक्शन है सो इट विल डेफिनेटली पास ऑन ना, ये होता है। ठीक है, तो दे कैरी द वायरस एंड दे स्प्रेड इट टू द डोमेस्टिक बर्ड्स। एनवायरमेंट में चेंजेस होना, तो like those affecting other bird flu types, they can influence the bird migration routes, their behaviors, और इससे वायरस स्प्रेड करेगा। ह्यूमन इन्फेक्शन विद H5N2 आर रेयर, लेकिन हाँ देर इज अ रिस्क कि दैट वायरस इट कुड म्यूटेट, इट कुड बिकम मोर इजीली स्प्रेड बिटवीन ह्यूमंस। तो एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। और जब ह्यूमंस में बर्ड फ्लू इन्फेक्शन जो होते हैं, इट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर ऑल्सो, इट कैन बी फेटल। जैसे अभी हमने देखा, रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे, कंजक्टिवाइटिस, आई इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो गई, सीवियर केसेस में एंसेफ्लिटिस, ब्रेन इन्फ्लेमेशन, ब्रेन डिसफंक्शनिंग, ये सब होता है। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट्स। डायग्नोसिस के लिए इट इज डायग्नोसिड यूजिंग RT-PCR। ट्रीटमेंट के लिए वी हैव एंटीवायरल ड्रग्स दैट कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। वो नहीं होगा आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 से लिंक करते हैं। सबको पता होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है। थोड़ा सा आज आपको पॉलिटी रेफर करनी है। लक्ष्मीकांत रेफर करें कि जब लोकसभा में, वैसे खुद अभी तक कर लेना चाहिए था, लोकसभा के जो भी इलेक्शंस हुए हैं तो कितनी सीट्स चाहिए रहती हैं मेजॉरिटी के लिए, ये सब कितनी सीट्स लोकसभा में हैं, थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, सरकार बनाने के लिए जैसे पार्टी है, ए पार्टी, बी पार्टी, एक मेजॉरिटी ऑफ सीट्स चाहिए। अब आपके पास मेजॉरिटी नहीं आई सीट्स की,
ठीक है, मेजॉरिटी नहीं आई तो आपने एक होता है ना गठबंधन किया, अलायंस, जैसे एनडीए का अलायंस, जिसमें बाकी और पार्टीज भी हैं, नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू जी की तेलुगु देशम पार्टी। तो अब इनकी जो सीट्स हैं जो ये लेकर आए, तो ये मेजॉरिटी आई नहीं, अलायंस बना, संगठन हुआ, उन्होंने गठबंधन किया, ऐसे लगा लीजिए। तो अब इस इलेक्शन में नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू जी की तेलुगु देशम पार्टी, दे आर सेट टू प्ले अ की रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल, सरकार जो बनेगी सेंटर में उनमें एक की रोल ये प्ले कर रहे हैं। और उसी के चलते मैं वो बोलूँगी ना वो कि भैया मैं आपको ये सीट्स दे रही हूँ, या मैं आपके साथ अलायंस कर रही हूँ, या मैं आपके साथ हूँ, सरकार बनेगी, उसमें मेरा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, तो मेरी कुछ वो होती है ना, आपकी कुछ पुरानी डिमांड्स होती हैं, आप वो कहते हो वो पूरी हों वापस से। सो ये चीज़ें वापस से फोकस में आ गई हैं, जहाँ बिहार नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश से बेसिकली लिंक करते हैं, तो बेसिकली दे पास्ट डिमांड्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार एंड आंध्र प्रदेश, दे आर बैक इन फोकस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मतलब किसी को आप कुछ स्पेशल तो देने जा रहे हो, अगर आप कुछ स्पेशल दोगे तो बहुत मतलब बेनिफिट्स आएंगे, और ये स्पेशल देना कुछ क्राइटेरिया होगा, तभी आप कुछ स्पेशल स्टेटस उनको दे रहे हो। तो अगर किसी स्टेट को बेस्ड ऑन गडगिल फॉर्मूला, अगर किसी स्टेट को दे आर एबल टू गेट दैट स्टेटस, अगर वो फुलफिल करती हैं ये रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अगर उनका हिली और डिफ़िकल्ट टेरेन है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ दैट टेरेन, वहाँ पे सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, हॉस्पिटल, स्कूल्स, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन का एक काफ़ी अच्छा शेयर है वहाँ पर, या फिर उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बॉर्डर के पास विद द नेबरिंग कंट्रीज, या फिर वो इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड है, या फिर उनके पास इतने स्टेट फाइनेंसेस अगर आप बोलो, सो दे मस्ट हैव अ नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। वो होता है ना कि थोड़ा पैसे में दिक्कत होना, तो आपने हेल्प कर दी, ऐसा होता है ना। तो some states may not have that enough money to maybe run their government and provide essential services to their people, so they need extra financial support ताकि to keep things running smoothly, right? तो ये चीज़ें होती हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 5th फाइनेंस कमीशन 1969 में बैकवर्ड स्टेट्स को हेल्प करने के लिए। पहले ये आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड इन्हें दिया गया। आइडिया वॉज पूरा फॉर्मलाइज्ड इन अप्रैल 1969 विद द गडगिल फॉर्मूला ऑफ फंड एलोकेशन एंड वॉज क्लियर्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस फॉर्मूला के बेसिस पे फिर काफ़ी स्टेट्स थी दैट वर गिवन द SCS व्हेन दे अटेन्ड स्टेटहुड। अभी 11 स्टेट्स को दिया गया है। किनके पास है? करंटली 11 स्टेट्स हैव दिस स्टेटस। असम के पास है, नागालैंड के पास है, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना, इनके पास ये स्टेटस है। तेलंगाना जब नई स्टेट बनी, जब आंध्र प्रदेश से इट वॉज कार्व्ड आउट, तो उसको ये स्टेटस दिया गया बिकॉज वहाँ पर स्टेट की फाइनेंसेस हिट हुई जब आंध्र प्रदेश से वो अलग हुए। Along with AP and Bihar, Odisha is another state that is demanding SCS. अब ये SCS क्यों मांग रहे हैं? क्या बेनिफिट्स इन्हें मिलते हैं? जैसे फाइनेंसेस की दिक्कत होती है, तो यहाँ पर उन स्टेट्स को बेनिफिट मिलता है। दे गेट सेंट्रल असिस्टेंस एज मच एज 90% ग्रांट्स की फॉर्म में, 10% लोन की फॉर्म में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए। नॉर्मली जो नॉन SCS हैं, तो नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस वॉज कैलकुलेटेड एट 30% ग्रांट होगा, 70% लोन दिया जाता है उन स्टेट्स को। लेकिन अगर आपके पास SCS स्टेटस है तो 10% ही लोन होगा, बाकी 90% आपको ग्रांट दिया जाएगा। एंड व्हाट एल्स दे एंजॉय? दे आर प्रोवाइडेड स्पेशल प्लान असिस्टेंस फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द स्टेट्स। मान लो कोई प्रोजेक्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, तो एडिशनल फंडिंग बोल दीजिए दी जाती है। इट इज़ आइडेंटिफाइड एज पर द प्रोजेक्ट एंड इफ क्रूशियल दैट इज गिवन। अनलाइक अदर स्टेट्स जहाँ पर
अनयूज फंड्स जो होते हैं दे एक्सपायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो फंड्स जो SCS स्टेट्स को दिए जाते हैं वो लैप्स नहीं करते। इसका मतलब दे कैरी ओवर, जो भी उनका अनस्पेंट मनी है वो अगले साल वो कैरी ओवर कर लेते हैं। सो देयर इज नो लैप्स ऑफ फंड, और फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। जो स्टेट्स जिनको ये स्टेटस दिया गया है उन्हें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, बहुत से बेनिफिट्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द GST regime ओनली। प्रीवियसली दे माइट हैव रिसीव्ड टैक्स ब्रेक्स, कुछ एग्जाम्पशंस, ताकि इन्वेस्टमेंट हो, डेवलपमेंट और ज़्यादा हो, तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अब क्या है ना, बिहार डिमांड कर रही है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, एक बिहार और एक आंध्र प्रदेश। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, अभी काफ़ी सुर्खियों में, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2000 में झारखंड separated from Bihar, and Bihar has been asking for SCS since Jharkhand got separated, क्योंकि that was rich in minerals, और ये separation it affected Bihar's resources, their economy, right? वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद उनकी स्टेट पे इम्पैक्ट पड़ा, होता है कि सोर्सेज कम हुए, पूरे स्टेट होना, पॉपुलेशन जो है मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज लैकिंग प्रॉपर एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन। बिहार जो है इट मीट्स मोस्ट क्राइटेरिया फॉर SCS, बट वो हिली और डिफिकल्ट टेरेन वाला तो नहीं है ना, दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये एक बिहार की डिमांड है। देखो, स्टेटस अगर बिहार को दे दिया तो इट विल गिव दैट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉवर्टी और डेवलपमेंट इश्यूज जैसे में तो हेल्प मिलेगी, लेकिन बिहार डजंट हैव दैट हिली टेरेन, इट इज नॉट फुलफिलिंग ऑल द SCS क्राइटेरिया, क्योंकि इट हैज इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस, ग्रांटिंग सम ऑफ द स्पेशल असिस्टेंस कुड बी फिजिबल, बट इट इज नॉट फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया। दूसरी बात आती है आंध्र प्रदेश की। 2014 में आफ्टर बीइंग स्प्लिट फ्रॉम तेलंगाना, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस SCS टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ रिवेन्यू एंड द सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कि एक डेवलपमेंट का हब था। आज आंध्र प्रदेश रिलाई करता है हेविली ऑन एग्रीकल्चर एंड इट फेसेस इकोनॉमिक चैलेंजेस ड्यू टू शिफ्ट इन देयर इकोनॉमिक बेस। हैदराबाद उधर चला गया तो हायर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उन्हें फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं। अब ना let's come to the feasibility of SCS. 14th फाइनेंस कमीशन mentioned कि देखो SCS एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक बर्डन डालता है ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिसोर्सेस, तो इसीलिए वहां पे उन्होंने रिजेक्ट किया कि यू शुड नॉट गिव ग्रांट SCS टू मोर स्टेट्स। तो यहां पर अच्छा वो ना करने की बजाय टैक्स डिवोल्यूशन जो है उसमें उसको इंक्रीज कर देते हैं, है ना, मतलब शेयर ऑफ टैक्सेस स्टेट्स को थोड़ा दे देते हैं, दे विल गेट लार्ज शेयर ऑफ टैक्सेस। अभी 16th फाइनेंस कमीशन इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द न्यू फॉर्मूला यू कैन से फॉर टैक्स डिवोल्यूशन फॉर द अपकमिंग 5-year पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April 2026. So they are seeing all the parameters. ठीक है जी, तो ये बात है। चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर। नो पार्टी विंस मेजॉरिटी हमें पता है। व्हाट डज अ कोalition गवर्नमेंट मीन फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? देखो, कोalition गवर्नमेंट मैंने आपको बता दिया। पिछले 2 लोकसभा के जब इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट की टर्म हुई, तो बीजेपी 2014 में 2019 में बीजेपी हैड मैनेज्ड टू सिक्योर मेजॉरिटी मैंडेट ऑन इट्स ओन, ठीक है। और ये नोटेबल भी था क्योंकि 1991 इंडिया बिगेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इट हैडंट हैपेंड। 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ था। मेजॉरिटी मैंडेट was expected to have a positive impact on the Indian economic reforms efforts, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है फॉर सच रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं इस बार की, लिंकिंग इट विद योर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड
ऑल द गवर्नमेंट्स हैव बीन कोalition बेस्ड. कोई सिंगल पार्टी के पास इतनी एनफ सीट्स नहीं थी टू गवर्न इंडिपेंडेंटली. द लीडिंग पार्टी नेवर अचीव्ड मेजॉरिटी मार्क ऑफ 272 इन द लोकसभा. देखो बात ऐसी है कि क्या ये कोalition गवर्नमेंट जो है इट डीरेल्स इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ट्रेजेक्ट्री. कोalition गवर्नमेंट जब बनती है, अलग अलग पार्टीज जो होती हैं उनके अपने दे हैव डिफरेंट इकोनॉमिक गोल्स एंड पॉलिटिकल गोल्स. और ये डाइवर्सिटी जो होती है इट कैन लीड टू कॉम्प्रोमाइसेस, डाइल्यूटेड रिफॉर्म्स, क्योंकि हर एक पार्टी अलग 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 कुछ चाहती है. कोई पार्टी माइट प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर, कोई पार्टी माइट फोकस ऑन इंडस्ट्री, तो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और रिफॉर्म्स स्लोअर हो जाते हैं. देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, कोalition गवर्नमेंट कैन ब्रिंग ब्रॉडर कंसेंसस, बट दे नीड टू सेटिस्फाई वेरियस फैक्शंस. उसकी वजह से इट कैन वीकन योर रिफॉर्म मेजर्स ऑल्सो. इट इज़ हार्ड टू गेट एवरीवन. मैं कोई एक इशू लेकर आऊँ और मुझे हर किसी की उस पर सहमति चाहिए, सो एंड एवरीबडी, मतलब डिफरेंट पार्टीज हैं उसमें, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट एवरीवन टू एग्री ऑन द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इशू. Everyone might agree that reforms are necessary, लेकिन agreeing on specifics, कुछ कुछ चीजों पे इस पॉइंट पे कोई एग्री नहीं कर रहा, इस पॉइंट पे कोई एग्री नहीं कर रहा, इट कैन बी टफ. कंसेंसस बिल्डिंग इज टफ. पॉलिसी स्टेबिलिटी, इंटरनल डिसएग्रीमेंट हो गया, कोalition पार्टनर्स में चेंज, फ्रीक्वेंट चेंजेस हो गए, वहां पर अनस्टेबल पॉलिसीज हो जाती हैं. कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर वहां पर इफेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे इफेक्ट आता है. इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी टू मेक दोज इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. बट पॉलिसी अगर बदलती जाएगी तो इट विल बी हार्ड फॉर देम टू प्रेडिक्ट कि अच्छा अब क्या हो सकता है. ये बात हो जाता है. लेकिन हमें हर पहलू देखना है. इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है. देखो यहाँ तक तो ठीक है जी. हम नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर रिसेंट ईयर्स में जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स आना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर आना, ये सब आया. डिमोनेटाइजेशन अनाउंस करना. लेकिन देखो कोalition गवर्नमेंट विल derail India's economic reforms trajectory is not entirely true. अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो मैंने देखा है कि coalition government have actually undertaken some bold reforms also, some visionary reforms also, जिन्होंने इंडिया के प्रोग्रेस में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है. हालांकि हाँ ये सच है कि coalition गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म पे चैलेंजेस डालते हैं इफेक्टिवली. देखो होना क्या चाहिए, बस होना ये चाहिए effective leadership, clear communication and strategic compromises. Communication clear है, effective leadership है, strategic compromises हो रहे हैं, it can mitigate these risks और reforms फिर चलते रहेंगे. पूरा मसला जो है वो है you have to find common ground among the diverse interest. लेकिन there can be obstacles, लेकिन with the right approach coalition government can still drive meaningful economic reforms. ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ. The government led by P.V. Narasimha Rao, they introduced major economic reforms. India became a member of World Trade Organization during that period. Global integration enhanced हुआ. You can write out these points. Finance Minister during Dev Gowda government, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम इंट्रोड्यूस ड्रीम बजट. टैक्स रेट्स जो है पर्सनल इनकम के लिए वो कम हुए, कॉर्पोरेट टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, इंडियन टैक्स पेयर के बीच में ट्रस्ट और बढ़ा. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब उन्होंने इंप्लीमेंट किया क्या? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट लॉ, जिसका मकसद क्या था? टू लिमिट द गवर्नमेंट बोरोइंग्स एंड प्रमोट फिस्कल डिसिप्लिन. सरकार ने उस टाइम पे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए बहुत सी स्कीम्स लेकर आई. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 दैट लेड द फाउंडेशन फॉर योर ई कॉमर्स सेक्टर. मनमोहन सिंह जी की जब गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट अंडर मनमोहन सिंह जी,
They also focused on right-based reforms. Right to Education Act was enacted. Right to Information Act, right to food. Schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Manurega, these reforms over there. Are you getting my point? Direct benefit transfers were initiated. आधार पे काम किया, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन पे किया. So basically, these coalition governments also introduced significant reforms in various aspects. Economic liberalization, tax reforms, infrastructure development, rights based initiatives लेकर आए. तो इंडिया का प्रोग्रेस जो है ओवर द ईयर शेप हुआ है. So there can be both ways. ठीक है जी. इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. विल मीट यू इन अदर लेक्चर. टिल देन टेक केयर. गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू वंस अगेन.